सबसे पहले तो आप सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। इसके पिछले वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। एक एक करके हमने सारे टेंसों को पढ़ा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस। आज के हम इस वीडियो में पास्ट टेंस शुरू करने जा रहे हैं और हम इसमें आज के इस वीडियो में सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। पहले तो मैं कुछ बेसिक चीजें लिख लेता हूँ, फिर तुरंत उनको समझेंगे और बिल्कुल बड़ी सरलता के साथ आज हम पूरा टेंस आज कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, बहुत सरल तरीके से पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा वीडियो को समझते जाना, बारीक बारीक से समझते जाना, ठीक है। पास्ट टेंस भूतकाल। सबसे पहला पढ़ेंगे इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। इस टेंस में बस हमें इतनी सी चीजों को याद रखना है, इतनी सी चीजों को ध्यान रखना है बस। सबसे पहले समझो फिर से, हम पास्ट टेंस शुरू कर चुके हैं और पास्ट टेंस में सबसे पहला टेंस पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। इसकी पहचान है वाक्यों के अंत में, जैसे हमने प्रेजेंट में पढ़ा था इसकी पिछली वीडियोज में, बिल्कुल ठीक उसी तरह से पहचान हमारी रहेगी। वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए, यानी कि मैं बस से स्कूल जाता था, वह यहाँ रहता था, मैं पढ़ाता था, वह जाती थी, मोहन आया, या उसने गाना गाया, उसने एक पत्र लिखा, उसने पतंग उड़ाई। इस तरह के सेंटेंस हमें इस टेंस में देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक छोटी सी बात और बहुत जरूरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इस टेंस के वाक्यों की पहचान हमें प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस से मिलती जुलती कहीं कहीं पे दिख जाती है, या फिर कहीं अधिकतर हमें ऐसा लग जाता है कभी कभी फिर कंफ्यूजन थोड़ी सी हो जाती है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो थोड़ा थोड़ा देखने में लग सकता है, पर एक बात हमेशा ध्यान रखना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो भी वाक्य होगा उसका संबंध हमेशा भूतकाल से होगा, पास्ट टेंस का पास्ट से होगा, यानी वो चीज पहले ही हो चुकी है, भूतकाल से संबंधित है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है इसको। अब यहाँ थोड़ा सा समझते हैं। डिड हमारी जो हेल्पिंग वर्ब इसमें है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, एक ही को ध्यान में रखना है। ये हमारी रहेगी हमेशा नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में रहेगी। ध्यान रखना है इसको। मैं लिख देता हूँ, प्रश्नवाचक और नकारात्मक हमेशा ध्यान रखना। डिड हमारी सिर्फ और सिर्फ प्रश्नवाचक और नकारात्मक सेंटेंस होगा, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य होगा, उन्हीं में डिड का यूज करेंगे। बाकी सभी में यानी एफर्मेटिव हुआ, सकारात्मक वाक्य हुआ, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, सकारात्मक, एफर्मेटिव, ठीक है। क्लियर हुआ? पास्ट इंडेफिनिट में हमारी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड। इसका यूज हम कब करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू डैश का यूज कहाँ करते थे? जब नेगेटिव होता था या इंटरोगेटिव होता था। ठीक इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड का यूज तभी करेंगे जब हमारा वाक्य या तो प्रश्नवाचक होगा यानी इंटरोगेटिव होगा, या फिर नकारात्मक नेगेटिव होगा। ठीक, क्लियर? और बाकी सकारात्मक वाक्यों में एफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्यों में एफर्मेटिव वाक्यों में हम वर्ब का दूसरा रूप यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है। पूरा टेंस आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा, एकदम सरल तरीके से याद आ जाएगा। बस इतना सा चीज ध्यान रखो और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम एक एक करके सारे सेंटेंस को समझेंगे। पहले एफर्मेटिव सेंटेंस समझेंगे, फिर उसके बाद नेगेटिव समझेंगे, फिर इंटरोगेटिव समझेंगे, फिर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। सबके दो दो तीन तीन उदाहरण लेके मैं आपको समझा दूंगा। ज्यादा उदाहरण नहीं लेता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है इस चक्कर में। तो सबसे पहले हम अपना वाक्य शुरू करते हैं एफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्यों से शुरू करते हैं। एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सकारात्मक, ठीक है। स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, इसका फॉर्मूला बना लेता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया क्रिया का दूसरा रूप, वर्ब का सेकंड फॉर्म, एफर्मेटिव में चलेगा, सकारात्मक में, और ऑब्जेक्ट। इसके बाद भी अगर कुछ सेंटेंस में बचता है तो उसको हम यहाँ प्लस करके आगे लिख देंगे सेंटेंस में, और आगे बढ़ा के लिख देंगे इसको। तो ये हमारा हो गया एफर्मेटिव का फॉर्मूला। ये हमारा क्या हो गया? एफर्मेटिव सकारात्मक का फॉर्मूला, ठीक है। इतना समझ में आ गया अपन को। सब्जेक्ट आएगा, फिर क्रिया का दूसरा रूप आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और उसके बाद भी अगर कुछ बचता है छोटा मोटा तो उसके बाद हम उसको सबसे लास्ट में ले जाके अदर से उसको प्रेजेंट कर देता हूं मैं। सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं, तुम स्कूल गए, तुम स्कूल गए, तुम स्कूल गए। क्लियर? एफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा, ना तो इसमें नहीं है कहीं पे भी, और ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द है, ना ही कोई WH फैमिली का कोई वर्ड है। तो ना तो इंटरोगेटिव है, ना ही नकारात्मक है, साधारण वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है, ठीक है। तो तुम के लिए हम सबसे पहले यूज करते हैं, अपने स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे, जैसे हमारा स्ट्रक्चर बोलता जाएगा उसी हिसाब से हम क्रम बाई क्रम रखते जाएंगे चीजों को। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी तुम के लिए हम क्या लिखते हैं? यू। उसके बाद सब्जेक्ट का वर्ब क्या है यहाँ? जाना, गए। तो जाने के लिए हम गो का यूज करते हैं। गो की हमारी सेकंड फॉर्म क्या होगी? ये सारी चीजें हमने वर्ब के सारे रूप, वर्ब की सारी फॉर्म्स
पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अगर आपको ये चीज़ में कन्फ्यूजन होती है तो आप पिछली वीडियो जाके देखना, वर्ब के नाम से वीडियो डली हुई है। उसमें सारी अपन ने वर्ब की सेकंड फॉर्म भी पढ़ी है, थर्ड फॉर्म भी पढ़ रखा है, वहाँ पे फोर्थ फॉर्म भी पढ़ाया है, फिफ्थ फॉर्म भी पढ़ाया है, आईएनजी वाला, परफेक्ट वाला, इंडेफिनिट वाला, फ्यूचर वाला, सारी चीज़ें वहाँ क्लियर कर चुके हैं। तो वहाँ पे जाके देख लेना, चैनल पे विजिट करके, या लिंक में भी मैं डाल दूंगा वीडियो को, वर्ब का वीडियो, तो वहाँ पे देखना, तो वहाँ पे देख लेना। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो वो वहाँ पे आप क्लियर कर लेना। और ये चीज़ भी अगर आपको कंफ्यूजन थोड़ी सी कि पहले इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा क्रिया है, कौन सा ऑब्जेक्ट है स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो वो भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है या समझ में नहीं आता है, तो वो भी मैंने वहाँ पे बिल्कुल बारीकी से डिटेल से समझाया हुआ है। तो वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से देख लेना, या फिर चैनल पे जाके सीधा ओपन कर लेना, उसमें प्ले लिस्ट में टेंस की वीडियो में दिख जाएगा आराम से, क्योंकि ज़्यादा वीडियो नहीं डली है अपने चैनल पर, तो आराम से क्लियरली समझ में आ जाएगा वहाँ जाके। ठीक है, अपने वाक्य पे आते हैं। सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं अपना। तुम के लिए हम इंग्लिश में यू लिखते हैं, तुम के लिए हमने यू लिख दिया। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हमारी आ गई वर्ब। वर्ब है हमारी जाना, जाने को वो बोलते हैं इंग्लिश में गो। गो की सेकंड फॉर्म होती है हमारी वेंट, तो यू वेंट, वेंट। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ गए, क्या है, स्कूल, वेंट टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल। स्कूल के पहले हमेशा टू लगाते हैं हम। एक छोटी छोटी चीजों का अलग से एक टॉपिक होता है, तो वो हम फिर कभी पढ़ेंगे। अभी इतना ध्यान रखो कि स्कूल के लिए हम टू लगाते हैं, बस इतना सा। यू वेंट टू स्कूल, तुम स्कूल गए, यू वेंट टू स्कूल। क्लियर। एक और सेंटेंस, मैंने एक गाना लिखा, मैंने एक गाना लिखा। एफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा, सकारात्मक वाक्य है। आई, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया मैंने, उसके लिए हमने आई लगा दिया, आई। फिर आई हमारी वर्ब, क्रिया, क्या है, लिखना। लिखने को हम इंग्लिश में बोलते हैं राइट, WRIT, राइट। और राइट की हमारी सेकंड फॉर्म हो जाती है रॉट, WROTE, रॉट, WROTE, रॉट। ये हो गया हमारा, ये हो गया एक गाना, बचा क्या, एक गाना, आई रॉट ए सॉन्ग। क्लियर, सेंटेंस क्लियर हुआ। एफर्मेटिव सेंटेंस हमें समझ में आ गया होगा, क्लियरली समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं होता है इसमें, बड़ा सिंपल होता है। और ये टेंस, इस टेंस में तो और ही सारी चीजें सिंपल सी होती हैं, क्योंकि इसमें हमें ये भी नहीं देखना कि सब्जेक्ट के साथ में क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट क्या कर, कुछ भी सब्जेक्ट हो हमें डिड लगा देना है, यदि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो। और अगर साधारण सकारात्मक वाक्य, एफर्मेटिव वाक्य, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा के और उसको क्रम से रख के बस हो गया क्लियर। इस तरह से ये दो सेंटेंस हमें समझ में आया। एक सेंटेंस और ले लेता हूँ, मैं स्कूल बस से जाता था, मैं स्कूल बस से जाता था। हम बोल देते ना इस तरह की बातें कभी भी, जैसे हम पुरानी बातें कर रहे होते तो बोल देते हैं मैं बस से स्कूल जाता था, या मैं तांगे से स्कूल जाता था, या मैं साइकिल से स्कूल जाता था। इस तरह की बातें हो जाती हैं। तो वही वाला सेंटेंस है, मैं स्कूल बस से जाता था, पहचान हमारी आ गई, था। इस तरह के सेंटेंस हमारे रहते हैं। मैं स्कूल बस से जाता था, आई, मैं के लिए आई। सब्जेक्ट के बाद हमारी आई वर्ब, वर्ब का सेकंड फॉर्म वर्ब है हमारी, यानी क्रिया है हमारी जाना। जाने के लिए हम गो, गो का यहाँ सेकंड फॉर्म यूज करेंगे वेंट। अभी हमने यहाँ किया था आई वेंट, कहाँ जाते थे, स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, स्कूल। देखो मैं हो गया, जाता था हो गया, कहाँ जाते थे, स्कूल। किससे, बस से, बाय बस, बाय बस। क्लियर हुआ, आई वेंट टू स्कूल बाय बस। एफर्मेटिव हमारा क्लियर होगा। इसके बाद पढ़ते हैं हम नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव, नकारात्मक। स्ट्रक्चर बना दो। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नेगेटिव और प्रश्नवाचक में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डिड, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर उसके बाद डिड लगाएंगे, फिर उसका नेगेटिव सेंटेंस है चूंकि नकारात्मक सेंटेंस पढ़ रहे हैं हम, उसके बाद नोट को रखेंगे, फिर क्रिया जो होगी, वर्ब जो होगी उसको रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो होगा उसको रखेंगे। सबसे पहले मैं उदाहरण लेता हूँ, उसी से मिलता जुलता उदाहरण लेता हूँ जो अभी सेंटेंस हमने बनाया था, तुम स्कूल नहीं जाते थे। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट है हमारा तुम के लिए लिखेंगे यू, फिर उसके बाद डिड, हेल्पिंग वर्ब, यू डिड। हेल्पिंग वर्ब किसके लिए आती है हमारी, इनके लिए। सहायक क्रिया यही तो है हमारी, हिंदी में हमारी सहायक क्रिया ये यहाँ पहचान करते हैं, और इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद मिलती है हमें देखने को। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हो गया तुम, उसके बाद डिड लगा दी हमने इसके लिए, डिड। फिर उसके बाद नॉट, नॉट आएगा हमारा, नॉट एक लगाया हमने नहीं के लिए।
ठीक है। उसके बाद हमारी वर्ब, वर्ब है हमारी क्या, जाना, जाने के लिए गो, ये भी हो गया हमारा। फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, कहाँ, स्कूल, गो टू स्कूल, क्लियर। यू डिड नॉट गो टू स्कूल, यू डिड नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते थे। अगला वाक्य लेते हैं, मोहन ने पत्र नहीं लिखा, मोहन ने पत्र नहीं लिखा, मोहन ने पत्र नहीं लिखा। ये समझ में आ गया हमारा नकारात्मक वाक्य, नहीं आ गया वाक्य में, यानी नेगेटिव वाक्य है। मोहन, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है इसमें हमारा मोहन, मोहन के लिए मोहन, सब्जेक्ट आ गया। फिर डिड नॉट, डिड नॉट, वर्ब, वर्ब है लिखना, लिखने के लिए राइट, WRITE, राइट, मोहन डिड नॉट राइट ए लेटर, राइट ए लेटर, या राइट लेटर, एक ही बात है, ठीक है। मोहन डिड नॉट राइट ए लेटर। अब नेगेटिव सेंटेंस भी काफी, ये टेंस पूरा ही सरल होता है, नेगेटिव सेंटेंस भी काफी होते हैं, इंटरोगेटिव भी इस तरह से बिल्कुल सरल होते हैं, कुछ नहीं, बस नेगेटिव में डिड नॉट लगता है, हेल्पिंग वर्ब एक ही है, तो कंफ्यूजन होने नहीं है कि ही यदि करता एक वचन है या बहुवचन है या ही सीटने में या आई भी दिए हुए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सभी में डिड नॉट, नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो डिड ही लगना है, डिड ही लगना है, ठीक है। और एफर्मेटिव है तो सेकंड फॉर्म लगा के सबको वो क्रम में रख के कंप्लीट हो जाता है सेंटेंस। ये हो गया, इतना समझ में आएगा, नेगेटिव समझ में आएगा हमारा। अब समझते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव। सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं इसका। सबसे पहले आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, WH फैमिली का मेंबर, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके बाद, या मैं इसकी जगह पे ऐसे भी लिख सकता था कि डिड, क्योंकि एक ही है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन मैं हेल्पिंग वर्ब लिख रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब हमारी इसमें एक है, इसलिए हम उसी का यूज करेंगे। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड, क्लियर। फॉर्मूला हमारा समझ में आ गया हो। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, यानी प्रश्नवाचक शब्द आएगा, WH फैमिली का मेंबर, WH फैमिली भी बोलते हैं हम इसको, ये सारी चीजें हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, शुरू की वीडियो में। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, क्रिया आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, वस्तु आएगी, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला। सबसे पहले सेंटेंस लेते हैं हम, क्या तुमने लिखा, क्या तुमने लिखा। मैंने इसके पिछली वीडियो में बताया हूँ, इसमें फिर से बताता हूँ। अगर प्रश्नवाचक वाक्य में, यानी प्रश्नवाचक वाक्य जो हमारा होता है, जो क्या से शुरू होते हैं, जो सेंटेंस हमारे क्या से शुरू होते हैं, उनमें हम क्या, यानी क्या को इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं, यानी वर्ड को हम लिखते नहीं है, यानी क्या को लिखते नहीं है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देते हैं, ठीक। जब आगे क्या आता है, जिनका आंसर हम हाँ या ना में देते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देते हैं। डिड, हेल्पिंग वर्ब एक ही है, डिड यू, लिखने के लिए राइट, WRITE, राइट, डिड यू राइट, क्या तुमने लिखा, क्लियर हुआ। इसी का दूसरा सेंटेंस, बिल्कुल इसी का दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, तुमने क्या लिखा, तुमने क्या लिखा। देखो कितना सा अंतर आ गया, बस इतना सा फर्क हुआ कि क्या जो है सेंटेंस के बीच में आ गया, अर्थ भी बदल गया सेंटेंस का। इसको अगर मैं बोलता, तुमसे पूछता, क्वेश्चन करता क्या तुमने लिखा, तो तुम उत्तर क्या देते, हाँ या ना में उत्तर देते, यानी इसके पहले की बात भी हमारी चल रही थी, हम एक दूसरे को बात से परिचय थे कि किस चीज को लेके बात चल रही है, तो इसका उत्तर हम हाँ या ना में दे देंगे। जैसे मैं कहूँगी तुमने पढ़ा, तुम कहोगे नहीं या हाँ, पहले से पता होगा कि किस चीज की मैं बात कर रहा हूँ, तो तुम कहोगे हाँ या ना, खत्म हो गया। लेकिन इसमें बात दूसरी है, तुमने क्या लिखा, तो तुम पूरी बात बताओगे कि मैंने ये लिखा, ये किया, वो किया, इस तरह से। तो इसको हम डबल इंटरोगेटिव भी बोल देते हैं, और इसी को इंटरोगेटिव, इसको इंटरोगेटिव भी बोल देते हैं कहीं कहीं पे, इसको डबल इंटरोगेटिव बोल देते हैं। बस इसमें डबल इंटरोगेटिव में होता क्या है कि प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड को हम लिखते हैं सबसे पहले, और इसमें हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर हम सिर्फ हाँ या ना में बोलते हैं, इसका उत्तर हाँ या ना में देते हैं, यस या नो में। इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा हमारा व्हाट, व्हाट, डिड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, डिड, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुमने, व्हाट डिड यू, फिर क्या है वर्ब, वर्ब क्या लिखना, व्हाट डिड यू राइट, व्हाट डिड यू राइट, क्लियर हुआ। इस चीज को एक बार और समझ लो, इसी चीज को इंटरोगेटिव बोल दिया जाता है और इसको डबल इंटरोगेटिव बोल दिया जाता है। बस इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव में क्या फर्क होता है ये समझो। इंटरोगेटिव का उत्तर हम हाँ या ना में दे देते हैं, यानी कि जहाँ पे हम क्या को इसलिए लिखते नहीं है इसमें, इसको जैसे मैंने पूछा क्या तुमने लिखा, तुम कहोगे हाँ या ना, पहले से कोई बात हो चुकी होगी तो उसी का आधा हिस्सा है ये,
क्या तुमने लिखा, तुम कहोगे यस और नो, हाँ या ना। लेकिन मैं इसमें पूछूंगा तुमने क्या लिखा, तो तुम पूरी बात बताओगे मैंने ये चीज़ लिखी। इस तरह से होता है, इसको डबल इंटरोगेटिव भी बोलते हैं, इसको इंटरोगेटिव बोलते हैं। ये क्लियर हुआ दोनों? ये दो सेंटेंस और देख लेते हैं इंटरोगेटिव के, या कहें डबल इंटरोगेटिव के। तो देखो सबसे पहले पहला सेंटेंस है हमारा, वह कल स्कूल क्यों आया या क्यों आई। लड़की होगा तो आई हो जाएगा, लड़का होगा तो आया हो जाएगा। लड़की होगा तो सी लगेगा, लड़का होगा तो ही लगेगा। वह कल स्कूल क्यों आया। ठीक, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के हिसाब से रखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हमारा है क्यों। वाई हेल्पिंग वर्ब डिड he why did he come to school कल के लिए yesterday। why did he come to school yesterday, वह कल स्कूल क्यों आया। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि वह कल स्कूल क्यों आई तो सी हो जाएगा। क्लियर हुआ सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखो, पापा ने मुझे फोन कब किया। सबसे पहले हमारा प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड कब। व्हेन डिड पापा कॉल मी। व्हेन डिड पापा कॉल मी, पापा ने मुझे कॉल कब किया। सबसे पहले हमारा प्रश्नवाचक शब्द आया कब को लिख दिया हमने। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी हमने या के लिए डिड, दो चीजें हो गई। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या, पापा आ गया सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट आया। फिर उसके बाद कॉल करना, फोन करना या कॉल करना, पूरा कॉल में ही आ गया। तो फिर फोन किया। ठीक है, मुझे मी। क्लियर, पापा ने मुझे फोन कब किया, व्हेन डिड पापा कॉल मी। क्लियर हुआ ये सेंटेंस। ये हमारे इंटरोगेटिव हुए। अब इसके बाद देखेंगे हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। स्ट्रक्चर सबके सेम ही रहते हैं। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, चाहे कोई सा भी टेंस हो, चीजें बदलती रहती हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें ए है, उसमें कुछ और थी, इस हिसाब से बदलती रहती चीजें। क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ब। क्लियर। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट और फिर उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा। ठीक है, क्लियर। सबसे पहले पहला सेंटेंस लेते हैं, उसी का लेते हैं हम पापा वाले का। पापा ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। पापा ने मुझे फोन क्यों नहीं किया। सेंटेंस समझ में आ गया। इंटरोगेटिव भी है, प्रश्नवाचक शब्द है, और नहीं भी है साथ में। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों चीजें इसमें। पापा ने मुझे फोन क्यों नहीं किया। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड है इसमें हमारा क्यों, वाई। फिर है हमारा हेल्पिंग वर्ब, वाई। हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही है हमारी, डिड। वाई डिड। हेल्पिंग वर्ब हमारी लग गई, या के लिए हेल्पिंग वर्ब लग गई। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड लिख दिया हमने क्यों। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर के हिसाब से दूसरी नंबर पे आएगी हमारी, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवें नंबर पर, छठवें नंबर पर, ये सातवें नंबर। सबसे पहले नंबर पे आएगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड इस सेंटेंस में हमारा है क्यों के लिए लिख दिया हमने वाई। दूसरे नंबर पे हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी एक ही चलती है, यानी डिड, तो डिड हमने लिख दी, डिड हमारी लग गई, इसके लिए डिड लग गई। ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें कौन है हमारे, पापा है। पापा के लिए लिख देंगे हम पापा। डैडी भी लिख सकते हो, एक ही बात है। चौथे नंबर पे आया नॉट, नहीं के लिए नॉट लगा दिए, नॉट। पांचवें नंबर पे आओ क्रिया, वर्ब है करना। फोन करने को हम कॉल में ही कह देते हैं कि कॉल मी, मतलब मुझे फोन करो।
तो कॉल यूज करेंगे उसके लिए, फोन करने के लिए कॉल। अब क्या बचा, मैं, मुझे, सिर्फ मुझे बचा, मी। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया मुझे, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क चाहिए। क्लियर हुआ सेंटेंस हमारा। पापा ने मुझे फोन क्यों नहीं किया। Why did पापा नॉट कॉल मी। पापा ने मुझे फोन क्यों नहीं किया। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं पे आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हम डिड नॉट को डिडेंट पढ़ा देते हैं, डिडेंट जब देखने को मिल जाए तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, एक ही बात है। इसको शॉर्ट फॉर्म होता है ये अपन ने विस्तार से लिख दिया। अगला सेंटेंस देखते हैं, बच्चे स्कूल क्यों नहीं आए। बच्चे स्कूल क्यों नहीं आए, इंटरोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है। इसी के नियम के हिसाब से लिखेंगे, वाई डिड चिल्ड्रन नॉट कम टू स्कूल। वाई डिड चिल्ड्रन नॉट कम टू स्कूल। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर से समझ लो, बच्चे स्कूल क्यों नहीं आए। स्ट्रक्चर के हिसाब से समझ लेते हैं। सबसे पहले आ रहा है हमारा क्वेश्चन वर्ड क्यू डब्ल्यू ये हमारा क्यों लिख दिया हमने। उसके बाद आ रही है हमारी हेल्पिंग वर्ब हमारी के लिए डिड लगा दी हमने। उसके बाद आ रहा है हमारा सब्जेक्ट हमारे बच्चे हैं, बच्चों के लिए हमने चिल्ड्रन लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आ रहा है हमारा नॉट लगा दिया हमने, नहीं है इसलिए नॉट लगा दिया। उसके बाद आ रहा है हमारा वर्ब है आने के लिए कम लगा दिया हमने। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें भी एक ही चीज बची है हमारी, स्कूल, टू स्कूल। क्लियर हुआ सेंटेंस। सारे सेंटेंस एक एक करके आपको समझ में आ गए होंगे, बारीकी से समझ में आ गए होंगे पूरे सेंटेंस। अब देखो, इस वीडियो में हम आपको सिर्फ या विधि ही बता सकते हैं, तरीका ही बता सकते हैं कि टेंसों को इस तरह से हम करते हैं, इन चीज़ों को इस तरीके से लगाया जाता है, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और हम पूरी कोशिश करते हैं आपको कि कॉन्सेप्ट आपको बड़ी आसानी से सरल भाषा में सरल तरीके से समझा दिया जाए। बाकी चीज़ें आपके दिमाग में तभी बनी रहेंगी जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें मैं 2-2, 3-3 सेंटेंस लेके बना देता हूँ, तो आपको और अन्य कई तरह की सेंटेंस ले लेके उनको ट्राई करना है और उनको एग्जाम्पल बनाने हैं, सॉल्व करना है। उसके बाद कोई सेंटेंस नहीं बनता है तो आप हमें बता दीजिए, हम उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कीजिए, हम उसका इस तरह से सेंटेंस आपको खुद बना के उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस तो आपको करनी ही होगी, किसी भी चीज़ को लेके हो प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी। सारे सेंटेंस हमने पढ़ लिए हैं, अफर्मेटिव पढ़ लिया है, नेगेटिव पढ़ लिया, इंटरोगेटिव पढ़ लिया और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ लिया। सभी चीज़ों के फॉर्मूले के साथ में हमने पढ़ा है क्लियर तरीके से एकदम। एक बार फिर से मैं इसको क्लियर बता देता हूँ। इसमें कुछ नहीं था, पास्ट टेंस हमारा शुरू हो गया। पास्ट टेंस में हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ना हमने शुरू कर दिया। इस वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारी एक ही हेल्पिंग वर्ब थी, डिड। एक ही हेल्पिंग वर्ब थी, क्या, डिड। उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता था। डिड हमारी प्रश्नवाचक हो, नकारात्मक हो, डिड यूज करेंगे हम। कोई भी कर्ता हो, किसी भी कर्ता के साथ में डिड यूज करेंगे। और अगर हमारा सकारात्मक वाक्य है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, कोई भी कर्ता हो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। और अपने फॉर्मूले में हम जिस क्रम से शब्दों को रखते हैं उस क्रम से रख के सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे और हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा। इस तरह से हम सेंटेंसों को कंप्लीट कर लेते हैं और हमारे सारे टेंस बड़ी आसानी से बन भी जाते हैं। इसके हिसाब से वाक्यों की वीडियो बना देंगे जिसमें हम कठिन से कठिन वाक्य और सरल से सरल वाक्यों को लेके, जैसे पास्ट इंडेफिनिट के कठिन से कठिन वाक्य क्या होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, उनको कैसे बनाएं, या सरल से सरल वाक्य होंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट के एग्जाम्पल्स की एक अलग से वीडियो बनाएंगे जब सारे टेंस अपने कंप्लीट हो जाएंगे लास्ट में। तो उसमें अपन कठिन से कठिन और सरल से सरल सभी वाक्यों को ले लेंगे, टेंशन फ्री रहो, उसमें सभी वाक्यों को ले लेंगे तो वो कंफ्यूजन नहीं होना है। बाकी ये चीज तरीका आपको समझ में आ गया, तो इस तरीके से आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, टेंस आपको क्लियर तरीके से आ जाएगा। और कोई कंफ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जैसे मैं देखूंगा उसको आपको आंसर कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।